नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। नौसेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ कर रहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों मारिन लोपेन को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों में सफलता के लिए समुचित दृष्टिकोण और 100% समर्पण आवश्यक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवलीन निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव का 73वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करेंगे। ये इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण होगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन इस संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। वे शनिवार को नई दिल्ली में पहुंच गई थीं। विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस संवाद में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष संवाद की थीम है धरती, भवावेश, अधर्य और संकट। 3 दिन के इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक 6 प्रमुख समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श होगा। रायसीना डायलॉग के अंतर्गत करीब 100 सत्र होंगे और 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता है। पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण इस संवाद का आयोजन वर्चुअली किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए कोविड रोधी सभी एहतियाती प्रबंध किए गए हैं। रायसीना डायलॉग भू राजनीति तथा भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष नीति, मीडिया और सिविल सोसाइटी से जुड़े वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों के बारे में सहयोग पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। पिछले 7 वर्षों में रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सांबा जिले के पल्ली पंचायत में देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर में पंचायती राज दिवस का मनाया जाना बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं घाटी में लागू की जा रही हैं और लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला था, वो भी अब इसका लाभ उठा रहे हैं। आज यहाँ कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। उन्होंने सांबा में 108 जन औषधि केंद्र और पल्ली गांव में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। नौसेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन प्रमुख नौवहन मुद्दों पर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। 3 सेनाओं के बीच समुचित तालमेल के लिए थल और वायुसेना प्रमुख भी नौसेना अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि नौसेना अध्यक्ष पिछले 6 महीनों के दौरान नौसेना की संचालनगत सामग्री, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और आगे के उपायों पर विचार करेंगे। बैठक में पड़ोसी देशों की स्थिति को लेकर सुरक्षा परिदृश्य और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण आए बदलावों पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्रीय पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पारादीप पत्तन प्राधिकरण को अपनी क्षमता प्रतिवर्ष 50 करोड़ मीट्रिक टन तक बढ़ाने को कहा है। श्री सोनोवाल ने कल पारादीप पत्तन का दौरा किया और पत्तन की कार्यप्रणाली और विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को 50 करोड़ मीट्रिक टन की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए कहा है। ओडिशा की अपनी 2 दिनों की यात्रा के दूसरे दिन श्री सोनोवाल ने कहा कि वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री सोनोवाल ने गति शक्ति परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने वाली बंदरगाह सड़क के हिस्से के रूप में दूसरे निकासी सह सड़क फ्लाई ओवर की आधारशिला रखेंगे। वे बंदरगाह पर कंटेनर स्कैनर का उद्घाटन भी करेंगे। ये स्कैनर उच्च निष्पादन की इमेजिंग क्षमता और प्रति घंटे लगभग 25 कंटेनर को स्कैन करने की क्षमता रखता है। इस स्कैनर को सरकार की व्यवसाय को सुगम बनाने की पहल के तहत 29 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। ये कंटेनर स्कैनर बंदरगाह के यातायात प्रबंधन को बढ़ाएगा। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। इस महीने की 30 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन अन्य मंत्रालय और विभागों के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। इस दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर कृषि मेले और प्राकृतिक कृषि पर प्रदर्शनी आयोजित करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान में 1 करोड़ से अधिक किसानों और अन्य हितधारकों के भाग लेने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी असम गण परिषद ने नगर निगम की 60 में से 58 सीटों पर कब्जा किया है। भाजपा ने 52 सीट जीती, जबकि असम गण परिषद ने 6 सीटों पर सफलता हासिल की। एक सीट असम जातीय परिषद और आम आदमी पार्टी को मिली। विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव 9 वर्ष के बाद कराए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश के लिए गुवाहाटी के लोगों का आभार व्यक्त किया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इन चुनावों में पार्टी को जीत दिलाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। नौसेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ। असम में भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज की। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों मारिन ले पेन को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों में सफलता के लिए समुचित दृष्टिकोण और 100% समर्पण आवश्यक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी देशों को महत्व देने की भारत की लुक ईस्ट नीति को कारगर बनाने में भारतवंशियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो कल सिंगापुर में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय विभिन्न देशों के बीच अंतराल दूर करने और आपसी संबंधों को सुधारने में प्रेरक भूमिका निभाता है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने 58.2% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उनकी प्रतिद्वंदी दक्षिणपंथी मारिन ले पेन को 41.8% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्णायक दौर का मतदान फ्रांस के स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे समाप्त हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम परिणामों की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। 44 वर्षीय मैक्रों 20 वर्ष में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। 20 वर्ष पहले श्री ज़ैक शिराक दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे। और अब बात खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो, खेलो इंडिया खेलो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल शाम बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। देश भर के 200 विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 10 दिन तक चलने वाली स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारतीय खिलाड़ियों की क्षमताओं पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समुचित अवसर मिलने पर उनमें बेहतर करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेलों में सफलता के लिए समुचित दृष्टिकोण और 100% समर्पण आवश्यक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन संदेश में श्री मोदी ने टीम भावना को सफलता का पहला मंत्र बताया। स्पोर्ट्स की पावर देश की पावर बढ़ाती है। स्पोर्ट्स में पहचान देश की पहचान बढ़ाती है। मुझे आज भी याद है जब मैं टोक्यो ओलंपिक से लौटकर आए खिलाड़ियों से मिला था, उनके चेहरे पर अपनी जीत से ज्यादा देश के लिए जीतने का गर्व था। देश की जीत से मिलने वाली खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। आप भी आज सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं खेल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी गेम्स भले हो, लेकिन ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों का आयोजन भारत के उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का सपना है कि खिलाड़ियों को अपनी क्षमता पर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए खेलों का आयोजन किया जाए।
प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हमारा भी प्रयास है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जब कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो खेलों को छोड़े ना, उसको आगे बढ़े और अपनी प्रतिभा को दिखाकर भारत के लिए भी मेडल जीते। इस अवसर पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि खेल संस्कृति से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इन खेलों का आयोजन बेंगलुरु के लिए गर्व की बात है। खेलों के पहले दिन कल भारोत्तोलन में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीते। प्रतियोगिता में आज से तैराकी स्पर्धाएं शुरू हो रही हैं। सभी की निगाहें ओलंपियन श्रीहरि नटराज पर रहेंगी। श्रीहरि आज 50 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में उतरेंगे। महिलाओं की 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में शिवाजी विश्वविद्यालय की रजूता खाड़े भी मुकाबले में उतरेंगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 169 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। केएल राहुल ने 2020 क्रिकेट मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी के सबसे अधिक शतक लगाने के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मैच में राहुल ने ये उपलब्धि हासिल की। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप में कल शाम पंजाब ने मेघालय को 1-0 से हरा दिया। आज सेना का मुकाबला ओडिशा से होगा। ये मैच शाम 4 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मैच में गुजरात का सामना कर्नाटक से होगा। ये मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। कांग्रेस नेता के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का कल रात पलक्कड़ में देहांत हो गया। वे 89 वर्ष के थे। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र, झारखंड और नागालैंड सहित 6 राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम किया। वे ए.के. एंटनी और के. करुणाकरण सरकार के समय कई बार मंत्री भी बने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने शंकर नारायण के निधन पर शोक व्यक्त किया है। चीन की राजधानी पेइचिंग में कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। देश के वित्तीय केंद्र शंघाई में संक्रमण से 39 लोगों की मौत हो गई है। पेइचिंग में कल 21 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस मलेरिया पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगातार निवेश करने की जरूरत को रेखांकित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2007 में विश्व मलेरिया दिवस मनाने की घोषणा की थी। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। सूरज दी कुखों जाइया तूफाने ठरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों गैरत ने मरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों ओ गैरत ने मरना नहीं। वर्ष 1809 में 25 अप्रैल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में स्वयं को पंजाब का महाराज घोषित किया था। 1808 तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना और मुल्तान की सीमा तक कर दिया। सतलज नदी के दक्षिण मालवा तक नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाने की उनकी योजना को देखते हुए
इस क्षेत्र के शासकों ने सुरक्षा के लिए ब्रिटिश शासन से अपील की। जंगा दे जे तू होके सिखे ए हर ना नहीं, सूरज दी कुखों जाइया धुप्पां ने ठरना नहीं, सतलुज दे पानी विचों गैरत ने मरना नहीं। साथ ही ब्रिटिश शासन भी पंजाब को सतलज तक ही रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक संधि करना चाहता था। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच संधि को अंतिम रूप दिया गया। आज हम जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सुमारी मुंडा का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 25 अप्रैल 1939 को शहीद हुए थे। सुमारी गंगपुर रियासत के रहने वाले थे, जो अब ओडिशा में है। वे गंगपुर रियासत द्वारा जनजातीय लोगों से गैर कानूनी ढंग से कर वसूली के विरोध में आदिवासी नेता निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किए जा रहे आंदोलन में शामिल हो गए। 25 अप्रैल 1939 को जब निर्मल मुंडा इस मुद्दे पर गंगपुर रियासत की रानी से बातचीत के लिए गए, तब 3000 आंदोलनकारियों की भीड़ में सुमारी मुंडा भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक जनजातीय लोगों के साथ सुमारी मुंडा भी मारे गए। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज का दिन शहीद चिराई नागा की शहादत से भी जुड़ा है। मणिपुर के मायंग खांग में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के आरोप में चिराई नागा को फांसी दे दी गई थी। 25 अप्रैल 1891 को कांगला में 5 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे जाने के बाद अशांगकुट पोलिया के नेतृत्व में मणिपुर सेना की एक टुकड़ी मायंग खांग पहुंची। वहां पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि टेलीग्राफ विभाग के 2 ब्रिटिश अधिकारी मायंग खांग रेस्ट हाउस में टिके हुए हैं। मणिपुर के लोगों ने उन पर गोलियां चलाई। ओब्रायन मौके पर ही मारा गया, लेकिन डिमेलो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आसपास के जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया गया और चिराई नागा ने W.B. मेलविल को एक झरने के पीछे छिपा देखा। चिराई ने उसे तुरंत गोली मार दी। बाद में चिराई को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 13 अक्टूबर 1891 को उन्हें फांसी दे दी गई। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद साजिद अली खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले साजिद ने मुरादाबाद में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों को निर्देशित किया और इनके लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया। 25 अप्रैल 1858 को मुरादाबाद पर फिर कब्जा किए जाने के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने साजिद को पकड़ लिया। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात लेखिका बीनापाणी मोहंती के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बीनापाणी मोहंती का ओडिया साहित्य में अमूल्य योगदान रहा। उनकी लोकप्रिय कृतियों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया। श्री मोदी ने उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल जम्मू के ऐतिहासिक दौरे पर ये भरोसा कि पीढ़ियों के कष्ट आपको नहीं झेलने दूंगा, सभी अखबारों की पहली खबर है। जम्मू दौरे के दौरान 20,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन को राजस्थान पत्रिका ने विकास का नया अध्याय बताया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को पहली खबर बनाया है कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर की जड़ों तक पहुंचा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ये विचार कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की जरूरत को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से दिया है। भारत द्वारा चीनी नागरिकों को जारी पर्यटन वीजा निलंबित किए जाने के फैसले को हिंदुस्तान ने सख्ती बताते हुए लिखा है कि चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत भारतीय विद्यार्थियों के चीन में प्रवेश को मंजूरी न मिलने के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाया है। आज से शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग में यूक्रेन, क्रिप्टो करेंसी समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। अमर उजाला में है। पत्र ने यूरोपीय आयोग की प्रमुख के हवाले से लिखा है, जलवायु परिवर्तन पर युवा बुलंद करें आवाज। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, दुनिया भर के होटलों के लिए जिम्मेदार यात्रा और सुरक्षित पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए नए मानदंड जारी। पत्र आगे लिखता है कि वैश्विक संस्था विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने जारी किए हैं मानदंड। दैनिक भास्कर ने गुजरात के सूरत में पुलिस और जनता के बीच संबंध सुधारने के तरीके को नई सोच बताते हुए लिखा है, पुलिस ने जगह जगह सजेशन बॉक्स रखे ताकि लोग थाने आए, बिना भी अपराध की सूचना दी जा सके। दक्षिणी दिल्ली के सबसे व्यस्त आश्रम चौक वाले अंडरपास के शुरू होने को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने सचित्र देते हुए लिखा है, ये अंडरपास रोज बचाएगा 1536 लीटर ईंधन। दिल्ली सहित उत्तर भारत में लू ने बढ़ाई बिजली और पानी की खपत। हिंदुस्तान में एक अध्ययन के हवाले से लिखा है कि लू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के 4 महानगर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को प्रभावित करती है, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी असर दिखाई दे रहा है। अमर उजाला की एक खबर चिंतित करती है कि नायलॉन बैग और कप हमारे शरीर में पहुंचा रहे हैं प्लास्टिक। पत्र लिखता है, दोनों ही चीजें आजकल सामान्यतः उपयोग में आ रही हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। 1741 में कोलाचेल युद्ध में हॉलैंड को किसने हराया? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना संवाद के 7वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। नौसेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का शुभारंभ। असम में भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज की। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों मारिन लोपेन को हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भव्य शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेलों में सफलता के लिए समुचित दृष्टिकोण और 100% समर्पण आवश्यक। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।